नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज फिर से इस लेक्चर के अंदर और आज हम कुछ बहुत ही बेसिक से बहुत लाइट टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक साथ हम काफ़ी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आज 7-8 टॉपिक्स को देखेंगे जो भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं पॉलिटी के। हालांकि पॉलिटी स्टार्ट यहीं से करनी चाहिए टेक्निकली। अभी तक हमने जो लेक्चर सीरीज़ देखी है, जो ये पूरा का पूरा हम पॉलिटी का कोर्स पढ़ने वाले हैं, उसके लेक्चर सीरीज़ के अंदर हमने अभी तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया है। अभी तक हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा है। उसके बाद में हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव्स, रेजोल्यूशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डाला था शॉर्ट्स के अंदर, जिसको ठीक है कुछ लोग बता पाए थे, कुछ लोग नहीं बता पाए। तो आज इस वीडियो के अंदर, टेक्निकली ये वीडियो तो नहीं कह सकता मैं बिकॉज मेरी सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, बट हाँ, आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ बहुत ही बेसिक से टॉपिक्स पढ़ेंगे। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल ही बेसिक से। सबसे पहली चीज़ है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई इज़ इट नीडेड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, तो अगर मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है। ये एक तरीके की रूल बुक होती है जिसके तहत वी रन अ कंट्री, और कंट्री की जो पॉलिटी होती है, पॉलिटी को चलाते हैं। ओके, आई होप इट मस्ट बी क्लियर ओवर हियर कि ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। जैसे कि आप किसी भी कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए, तो हर कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आप 10 बजे का अगर ऑफिस स्टार्ट हो रहा है तो 9:50 पे आपको ऑफिस पहुंचना है, और 6 बजे ऑफिस ख़त्म होता है तो 6 बजे के बाद ही ऑफिस से जाना है। और आप ऑफिस के प्रेमिसेस के अंदर किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ कंज्यूम नहीं कर सकते हो, या फिर जो भी उनके रूल्स हैं, तो वो उस ऑफिस का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो वैसे ही हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसे हम आसान भाषा में रूल बुक कह सकते हैं। इसे काफ़ी लोग बहुत कुछ कहते हैं, तो हम देखते हैं क्या क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और क्या क्या डेफिनेशंस हैं। इसको बोला जाता है द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। कि जो फंडामेंटल लॉ है, जो बिल्कुल बेसिक लॉ है किसी भी कंट्री के, मान लीजिए ये एक कंट्री है, हमारा इंडिया है, तो इस कंट्री के ओरिजिन की जो परिभाषा है, कि जो आइडियाज़ हैं, आइडियल्स हैं, उन सबको जस्टिफाई करता है। ये इसका मतलब हो गया फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब जो बिल्कुल बेसिक एक जो आत्मा है किसी देश की, किसी देश के लॉ की, उसकी आत्मा को एक्सप्लेन करने के लिए ये रूल बुक यूज़ की जाती है कि वो किस आधारशिला पर वो देश बना है, किन आइडियाज़ पे वो देश खड़ा हुआ है। तो ये काम कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। सो इट इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। इससे ऊपर कोई लॉ नहीं होता है। फंडामेंटल के अलावा हम कह सकते हैं सुप्रीम,
इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इसे सुप्रीम भी कह सकते हो आप। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। कोई टेक्निकल डेफिनेशन की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज कभी कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशन की। यू जस्ट नीड टू नो कि ये एक रूल बुक है और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। इसे बहुत लोग अ लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। लिविंग इसलिए कहते हैं बिकॉज ये जो है ये डायनेमिक होता है। वेल काफ़ी केसेस में स्टैटिक भी होता है, बट मोस्टली डायनेमिक होता है। कहने का मतलब इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम, नीड ऑफ द आवर, राइट, करेक्ट। सो दिस इज इट। ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक से डेफिनेशन है। अब अगला आता है कि वाई इट इज़ नीडेड। ठीक है, तो इससे पहले कि हम ये देखें कि वाई इट इज़ नीडेड, विल स्टडी सम ऑफ द फंक्शंस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहले हम फंक्शंस देखते हैं। सो सेकंड टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये एक रूल बुक है, तो डेफिनेटली पहला फंक्शन तो हो गया कि इट टेल्स अस अबाउट द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कि कैसी गवर्नमेंट होगी किसी देश के अंदर। ठीक है, थियोक्रेटिक गवर्नमेंट भी हो सकती है। थियोक्रेटिक मतलब रिलीजन के हिसाब से चलने वाली गवर्नमेंट भी हो सकती है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी हो सकती है, मोनार्की भी हो सकती है। तो ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कौन बताएगा हमें? कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। ठीक है, इट इज द सोर्स ऑफ पावर इन अ पॉलिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सोर्स ऑफ पावर का भी काम करता है, कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं किसी कंट्री के अंदर, उन इंस्टीट्यूशंस को पावर कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। फॉर एग्जांपल, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है जैसे कि पार्लियामेंट है, ये इंडिया के अंदर एक लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी है। अब लेजिस्लेटिव बॉडी का मतलब लॉ मेकिंग बॉडी। अब लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट को किसने दी? ये दी कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला पार्लियामेंट को कि आप लॉ बनाइए, मैं आपको पावर देता हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, टेम्प्रेरी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। फिर ब्यूरोक्रेसी जो है, जो कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो इन सबको पावर्स किसने दी लॉ को चलाने के लिए? वो दी कॉन्स्टिट्यूशन ने। जुडिशरी है, जुडिशरी किसी लॉ को प्रोटेक्ट करेगी, जुडिशरी सज़ा देगी, जुडिशरी लोगों के इंसाफ की रक्षा करेगी। इस बात का ध्यान कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है जुडिशरी को कि ठीक है, आप मुझे भी प्रोटेक्ट करके रखिए। आप ऐसा नहीं हो कि कहीं मेरा ही मतलब चेंज कर दे पार्लियामेंट। तो जो ये जुडिशियल रिव्यू का जो काम है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, तो ये वाली पावर भी किसने दी है जुडिशरी को? कॉन्स्टिट्यूशन ने, राइट। सो द थर्ड फंक्शन इज इट पुट्स लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ अ स्टेट। स्टेट का मतलब आप यहाँ पे कंट्री समझ सकते हैं। तो जो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है, जैसे कि पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, वैसे स्टेट के बेसिकली 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो आपने कहावत सुनी होगी कि जो पावर देता है वो पावर ले भी सकता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर पावर देता है तो कॉन्स्टिट्यूशन इस पावर को ले भी सकता है। तो यही है
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की कि इट पुट्स लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ अ स्टेट, कि अगर इनको इंस्टीट्यूशंस को पावर कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है तो ये पावर के ऊपर लिमिट भी कॉन्स्टिट्यूशन ही लगाता है। फॉर एग्जांपल, लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट को किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। लेकिन ऐसे आर्बिट्रेरी लॉज ना बना दिए जाएं, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स भी किस में लिखे हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, जिसके अंदर एक राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 के अंदर आता है ये। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, इसके तहत अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाए पार्लियामेंट के द्वारा जो कि आर्बिट्रेरी है, जो कि क्रूर है, जो कि जनता के हित में नहीं है, तो जनता जो है इस कानून के खिलाफ, जनता या कोई भी पार्टी है या कोई भी खुद मिनिस्टर्स ही क्यों ना हो, वो इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये आवाज़ उठाने की पावर जनता को किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। किस फॉर्म में? फंडामेंटल राइट्स की फॉर्म में। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली पार्लियामेंट की जो लॉ मेकिंग पावर है, इसके ऊपर एक लगाम कसने का काम किया है किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो ये याद रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि इट लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द स्टेट। स्टेट की पावर्स के ऊपर भी लिमिट लगाती है। ऐसा नहीं है कि स्टेट, ऐसा नहीं हो जाए कि स्टेट आर्बिट्रेरीली बहुत पावरफुल हो जाए और वो अपने ही देश के ऊपर तानाशाही करने लगे। तो इसका ध्यान भी कौन रखता है? कॉन्स्टिट्यूशन रखता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वैसी पावर्स उसमें डाली है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन ये करे ही करे, राइट? ये दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस, ये हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंक्शंस उतने हो ही, राइट? तो ये बेसिक 3 फंक्शंस हैं, और भी फंक्शंस हो सकते हैं, बट होली मेनली यही हैं 3 फंक्शंस, ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस देखे हमने, फिर हम बात करने वाले थे व्हाई इट इज़ नीडेड। तो अब हम देखते हैं कि व्हाई इज कॉन्स्टिट्यूशन नीडेड। सबसे पहला, डेफिनेटली इट टेल्स अस अबाउट द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, द कंसेप्शन ऑफ द गवर्नमेंट और द टाइप ऑफ पॉलिटी। तो इट मेक्स द गवर्नेंस क्लियर एंड रिमूव्स एम्बिग्विटी, कि किसके पास में कौन सा काम होगा, किसके पास में कौन सी पावर होगी। अगर ये पर्टिकुलर किसी एक रूल बुक में नहीं लिखा होगा तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन होगा और लोग एक दूसरे के जुरिस्डिक्शन में स्टेप इन करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। उससे क्या होगा? एक तरीके की एनार्की फैलेगी, काम नहीं कर पाएगा, एक इंस्टीट्यूशन ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो सारे इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंटली अपने काम को अच्छे से कर पाए, इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर डिलिमिटेशन, या फिर कहते हैं डिमार्केशन, कहते हैं इसको। डिलिमिटेशन इज अ डिफरेंट वर्ड, मार्केशन ऑफ पावर्स। इसके लिए बहुत ज़रूरी है प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ पावर्स। आप पावर्स को डिमार्केट करके रखिए, ये बता के रखिए कि कौन सी पावर की क्या हद है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसका काम कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बखूबी तरीके से निभाता है। सेकंड थिंग, और क्या काम कर सकता है ये? ठीक है, सेकंड क्यों ज़रूरी है ये, व्हाई इट इज़ नीडेड? टू स्टॉप द स्टेट फ्रॉम बिकमिंग what do I say, मतलब super powerful, well, it's not a very good word to use over here, from becoming tyrannical. Tyranny is a word, I don't know if tyrannical is a word, it might be, but
यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ऐसे तानाशाही लिख दीजिए आप, ताना शाह ना बन जाए, राइट। तो गवर्नमेंट को तानाशाह बनने से रोकने के लिए कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए जब भी डेमोक्रेसी में जब किसी की बात नहीं सुनी जाती है तो लोग किसका सहारा लेते हैं, किसका रास्ता खटखटाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता खटखटाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खटखटाते हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई मीन इन केस ऑफ इंडिया ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे ऐसा हो ही, ठीक है। तो दीज आर द टू मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बिकॉज ऑफ विच अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू गारंटी सर्टन बेसिक, या बेसिक के साथ में ऑब्लिक फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी ज़रूरी है, देखिए जब एक देश बनता है, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति से निकल के बना हो, जैसे इंडिया के केस में इंडिया ने ब्रिटिशर्स की कॉलोनी से आज़ादी पा करके एक देश बनाया था, और अमेरिका ने भी ऐसा ही कुछ किया था, बट उसके अंदर कुछ कॉलोनी साथ में आ गई थी और उन्होंने एक देश बनाया था। तो जब एक देश बनता है तो कुछ प्रोमिसेस किए जाते हैं। किसको किए जाते हैं प्रोमिसेस? प्रोमिसेस फॉर और टू पीपल, लोगों को प्रोमिसेस किए जाते हैं। इन प्रोमिसेस को निभाना, इन प्रोमिसेस को एंड तक कैरी करना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसको इंश्योर करने के लिए कि जो ये प्रोमिसेस किए जा रहे हैं लोगों से, कि ये कोई रिटर्न प्रूफ होना चाहिए, रिटर्न प्रूफ कि हाँ हम बोल रहे हैं कि ये चीज़ जब देश आज़ाद हो जाएगा, या आज देश आज़ाद हो गया, आज के बाद में आप सब लोगों के पास में ये पर्टिकुलर राइट्स होंगे, ये पर्टिकुलर आज़ादियाँ होंगी, ये पर्टिकुलर प्रिविलेजेस होंगे। तो वो कैसे इंश्योर करेगा स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशन? वो इंश्योर करेगा पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, बेसिक राइट्स के थ्रू। जैसे बिल ऑफ राइट्स है यूएस के केस में, इंडिया के केस में फंडामेंटल राइट्स है। तो इन राइट्स के थ्रू इंश्योर करेगा एक कंट्री कि हाँ ठीक है, अब इसके ऊपर भरोसा करके लोगों ने यकीन किया अपने लीडर्स पे कि हाँ ठीक है, जिस फ्रीडम की ये बात कर रहे हैं वो हमें मिलेगी। तो इट गारंटीज टू गारंटी सर्टेन बेसिक फंडामेंटल राइट्स टू पीपल। एक तरीके का रिटर्न प्रूफ का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड, नाइस, इट्स अ गुड पॉइंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। और किस लिए ज़रूरी हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन? और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट अभी के लिए ये बेसिक 3 पॉइंट्स आप याद रखिए। आगे आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम और गहराई तक जानते जाएंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन नाम के पंछी को, जो कि बहुत विशाल है। डेफिनेटली इंडिया के केस में तो बहुत ही बड़ा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बट चाहे कितना भी बड़ा हो कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जो सोल है, जो आत्मा है, वो बेसिक ह्यूमैनिटी के बहुत करीब ही होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये बात तो खैर ये टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा हूँ मैं, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट ओवर हियर, कि ये तो बेसिक ह्यूमैनिटी है कि टू स्प्रेड पीस, लव, ब्रदरहुड, टू स्प्रेड इक्वालिटी और टू अपहोल्ड इक्वालिटी, और शुड आई से या और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती है इसके अंदर। तो ये बेसिक ह्यूमन प्रिंसिपल्स है। तो इन प्रिंसिपल्स के बारे में हर कॉन्स्टिट्यूशन में, हर देश की फिलोसफी में बात होगी ही, चाहे वो थियोक्रेटिक स्टेट हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, या सेक्युलर हो, या कैसा भी स्टेट हो, मोनार्की हो। तो इन प्रिंसिपल्स की बात तो करनी ही पड़ेगी अगर आपको लोगों को एक फ्री देश देना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अभी तक समझ में आया होगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आखिर ज़रूरत क्यों होती है, और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है। क्या ये चीज़ें कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन? अब सोचिए,
इतने सालों से क्या करता आ रहा है, क्या गवर्नेंस के अंदर क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है पावर्स। जुडिशरी की पावर्स अलग है, एग्जीक्यूटिव की अलग है, लेजिस्लेटिव की अलग है। और जहाँ जहाँ पे भी पावर्स इंटरमिंगल होती है, एक्सचेंज होती है, मिक्स होती है, वहाँ वहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि एक की फंक्शनिंग दूसरे की फंक्शनिंग को हिंडर ना करे। ओके, स्टेट को टेरानिकल होने से बचाता है, बिल्कुल बचाता है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा कोई लॉ लेके आ जाए गवर्नमेंट जो कि लोगों के हित में नहीं है, तो डेफिनेटली जुडिशरी के पास में पावर है उस लॉ को स्ट्रक डाउन करने की। क्या ये फंडामेंटल राइट्स गारंटी करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? बिल्कुल करता है फंडामेंटल राइट्स गारंटी। फिर और बहुत सारे स्पेसिफिक फंक्शन हो सकते हैं, स्पेसिफिक नीड्स हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन की, पर अभी तक हमने जो देखा है बेसिक नीड्स यही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई इट इज़ नीडेड, तो वो हमने यहाँ पे समझ लिया। तो आइए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। ओके, तो अगला टॉपिक है इसके अंदर जो हम फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप का होता है। एक होता है रिटन, एक होता है अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केस के अंदर एक पर्टिकुलर अ सिंगल डॉक्यूमेंट फिर मैं कहूँगा अ सिंगल कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट विद ए पर्टिकुलर डेट ऑफ कमेंसमेंट। ये होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में कि एक पर्टिकुलर कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट होता है विद अ पर्टिकुलर डेट ऑफ कमेंसमेंट, के इस दिन से लागू हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, विद नो पर्टिकुलर डेट ऑफ कमेंसमेंट। एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स है जैसे यूएसए, इंडिया। यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल हो गया अनरिटन का यूके। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन होना ही नहीं वहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के केस में अगर मान लीजिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता और हम आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ या और भी कोई जो रिलीजियस लॉज हैं आगे आगे, फैमिली लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, इन सब को यूज़ करके हम चलते और इसके हिसाब से डिसीजंस लेते, इसके हिसाब से लोगों के राइट्स और प्रिविलेजेस डिसाइड होते, उनके लिमिटेशंस इस हिसाब से डिसाइड होती, तो ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता। और डेफिनेटली एक पर्टिकुलर डेट ऑफ कमेंसमेंट तो हो नहीं सकती इसमें। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज इन सबके कमेंसमेंट की जो डेट्स हैं वो अलग अलग है, अलग अलग टाइम पे ये बने होंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स। तो ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो गए, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गए जो लॉज हैं वहाँ के उस देश के, उन सबको मिला करके बोलेंगे कि हाँ ठीक है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया वो, राइट। तो ये है बेसिक डिफरेंस रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में आता है कुछ बेसिक फीचर्स ऑफ पॉलिटी देखते हैं।
ऑफ ए पॉलिटी। तो सबसे पहला आ गया फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पे मान लीजिए एक देश है, ये एक देश है, इंडिया से लग रहा है बट थोड़ा छोटा है ये इंडिया से। मान लीजिए देश है, इस देश के अंदर पर्टिकुलर स्टेट्स हैं ए बी सी डी, या और भी हो सकते हैं, 4 स्टेट्स हैं मान लीजिए, और इसके यहाँ पे एक सेंटर है सी स्टार, ऐसा कुछ नाम है। तो यहाँ पे सेंटर के पास में और स्टेट्स के पास में, जैसे ए बी सी और डी जो हैं, इसके पास में सी स्टार के बराबर अगर पावर्स होगी और सी स्टार का एक वजूद होगा और ए बी सी डी का भी एक वजूद होगा, तो हम बोलेंगे कि ये जो कंट्री है एक्स वाई जी, ये क्या है? एक फेडरल नेशन है, जहाँ पे स्टेट्स के पास में भी पावर होती है और सेंटर के पास में भी पावर होती है। ऐसा नहीं होता है कि सेंटर स्टेट्स जो हैं वो सेंटर के रहमो करम पे पल रहा है, नहीं, उनके पास में खुद के टैक्सेशन के राइट्स होते हैं, खुद की पुलिस होती है, खुद का लेजिस्लेटिव सिस्टम होता है, खुद की जुडिशरी होती है, खुद की आर्मी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कुछ इसके बारे में डायरेक्टली हम बता नहीं सकते बिकॉज ऐसा किसी देश में अभी तक है नहीं, बट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई नियो फेडरल अगर कॉन्सेप्ट आ जाए तो हो भी सकता है कि स्टेट्स को भी आज़ादी दे दी जाए आर्मी रखने की। अभी तक तो ऐसा नहीं है, यूएस में भी नहीं है डेफिनेटली। पुलिस है, पुलिस हो सकती है खुद की। तो स्टेट्स के पास में भी ये सारी की सारी चीज़ें, ये ऑर्गन्स होंगे। स्टेट्स मतलब जो छोटे छोटे हिस्से हैं, जो खंड हैं छोटे छोटे। और मान लीजिए ऐसा एक और देश है, ये कोई और पर्टिकुलर देश है, एक पहले मैंने एक्स वाई जी बनाया था, अब मैं बना देता हूँ पी क्यू आर, ये कंट्री का नाम है, और इसके अंदर ये यूनिट्स हैं ई एफ जी एच, और ये सेंटर है मान लीजिए एस। तो ये सारी की सारी जो यूनिट्स हैं ये इसी के एक्सटेंडेड वर्जन्स हैं अगर, और इनके पास में खुद की पुलिस नहीं है, सेंटर ही खुद की पुलिस भेजता है यहाँ पे। इनके पास में खुद का टैक्सेशन कलेक्ट करने का राइट्स नहीं है, सेंटर इन अपने ऑफिसेज बैठाता है यहाँ पे और इनको बोलता है कि हम ही टैक्स कलेक्ट करेंगे, हम ही तुमको सैलरी देंगे, और जब चाहे तब ई को तोड़ देगा सेंटर और 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, मान लीजिए ई डैश और ई डबल डैश, राइट। तो ये क्या हो गया? ये रहमो करम पे रहना हो गया सेंटर के, और ये यहाँ पे स्टेट्स को ऑटोनॉमी नहीं हुई तो नो ऑटोनॉमी टू स्टेट्स, राइट। तो स्टेट्स के पास में यहाँ पे कोई भी प्रकार की ऑटोनॉमी नहीं है, तो ये क्या हो गया? यूनिटरी। तो मैंने पहला बताया था आपको फेडरलिज्म, दूसरा फीचर हो गया पॉलिटी का यूनिटरी गवर्नमेंट, जहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो रहमो करम पे होते हैं यूनियन के, और उनका खुद का कोई ऐसे कोई इंडिपेंडेंट वजूद नहीं होता है, वो होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर स्टेट्स एग्जिस्ट फॉर ईज ऑफ गवर्नेंस। ओनली, इसके अलावा कोई और वजह नहीं होती है स्टेट्स के एग्जिस्टेंस होने की। तो ये यूनिटरी का मतलब होता है। तो फेडरलिज्म हमने पढ़ा, यूनिटरी हमने पढ़ा, पर आप एक सोच के देखिए कि क्या ऐसा कोई देश है जो स्ट्रिक्ट सेंस में फेडरल है और स्ट्रिक्ट सेंस में यूनिटरी है? हो नहीं सकता, बिकॉज ये किताबी कॉन्सेप्ट्स हैं और रियल दुनिया डेफिनेटली बहुत अलग है किताबों से। तो इंडिया है, जैसे अब इंडिया के अभी हम एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि क्या इंडिया एक यूनिटरी है या फेडरल कंट्री है। उसको देखने से पहले हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी बेसिक बात यही है तो कि फेडरलिज्म के क्या फीचर्स हैं और यूनिटरी के क्या फीचर्स हैं, राइट। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं।
तो क्या कोई कंट्री स्ट्रिक्ट सेंस के अंदर फेडरल या यूनिटरी है? नहीं है, बिकॉज हो नहीं सकती। जैसे कि फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म का एक फीचर है कि बोथ स्टेट्स एंड सेंटर शुड हैव देयर ओन सिटीजनशिप, राइट। पर क्या ये इंडिया के केस में है? नहीं है। पर क्या इंडिया एक फेडरल है, फेडरल नेशन है? यस, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फेडरलिज्म इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है, लेकिन यहाँ पे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास में क्या हो सकते हैं? खुद के फ्लैग हो सकते हैं, फ्लैग्स। पर क्या ये इंडिया के केस में है? नहीं है। अच्छा, सेंटर और स्टेट्स के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए, फेडरल होने के लिए। तो क्या इंडिया के केस में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे ये केस हो गया, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के केस में भी। ये बहुत ही ट्रू है, मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, लेकिन सिंगल सिटीजनशिप है दोनों सेंटर और स्टेट्स के पास में। खुद की सिटीजनशिप नहीं है, सिर्फ सेंटर की सिटीजनशिप है। तो अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया एक यूनिटरी नेशन है या फेडरल नेशन है? इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए, तो क्वेश्चन है, इज इंडिया अ यूनिटरी नेशन और फेडरल? इज इंडिया यूनिटरी और फेडरल? मैं लिखते हैं, इज इंडियन पॉलिटी यूनिटरी और फेडरल? तो मैं दो कॉलम बनाता हूँ यहाँ पे, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यूनिटरी की और फेडरल, तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि इंडिया एक यूनिटरी नेशन है? तो सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट ये हो गया कि यहाँ पे स्टेट्स को अलग करने का राइट है सेंटर के पास में। तो इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, कि जब चाहे तब मान लीजिए हरियाणा को दो हिस्से कर दिए, एक चंडीगढ़ बना दिया, पंजाब था पहले, पंजाब से हरियाणा निकाल दिया, उत्तराखंड निकाल दिया यूपी से, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकाल लिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे जैसे बिहार और झारखंड, बिहार से झारखंड निकाल लिया। तो इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स हैं, जब डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है इधर इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। तो ये एक यूनिटरी फीचर है, ये फेडरल फीचर नहीं है, राइट। लेकिन एक फेडरल फीचर मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूँ यहाँ पे, क्या? टैक्सेशन राइट्स, ये फेडरल फीचर है, राइट। सेकंड आता है, यूनिटरी का एक एग्जांपल आता है कि यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस का प्रावधान है। देखिए, किसी भी फेडरल कंट्री के अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस का प्रावधान नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी जैसे प्रेसिडेंट्स रूल हो गया, प्रेसिडेंट्स रूल, और इसके अलावा जो नेशनल इमरजेंसी हो गई, इंटरनेशनल इमरजेंसी हो गई, जहाँ पे स्टेट्स की पावर्स ख़त्म हो जाती है और जो यूनियन है वो कम्प्लीटली टेक ओवर कर जाता है। तो ये एक यूनिटरी फीचर है, ये यूके का फीचर है, ये यूके से आया है। इंडिया में ऐसा नहीं, मतलब किसी भी फेडरल कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ये इंडिया में एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस की वजह से। तो ये एक यूनिटरी फीचर है, बट ये एग्जिस्ट करता है इंडिया में, ठीक है। फिर फेडरल मैं आपको बताता हूँ, फेडरल एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो इंडिया के केस के अंदर है, वो ये है कि यहाँ पे
लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं एट स्टेट्स, उनका खुद का एक डेफिनेट राजतंत्र है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके तहत यहाँ पे जो विधायक चुन के आए जाते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये एक बहुत ही अच्छा, ये फेडरल का फीचर है, डेफिनेटली फेडरल का फीचर है। पावर्स दी है स्टेट्स को कि आप अपने खुद लॉज बनाइए। इनका एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम है, बिल्कुल सेंटर उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करता है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली एक फेडरल फीचर है। फिर एक और आता है यूनिटरी का, एक और है जो ऑल इंडिया सर्विसेज। जो ऑल इंडिया सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सेंटर कुछ पर्टिकुलर रिक्रूट्स करेगा ऑफिसर्स को, और ये जाकर के पूरे जितने भी स्टेट्स हैं इन सारे स्टेट्स के अंदर जाकर के बैठेंगे, राइट। इसे यूपीएससी अपॉइंट करता है। इसके अंदर आईएएस हो गया, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफएस, तो ये सारे क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज के पार्ट है। और ये डेफिनेटली क्या है, एक यूनिटरी फीचर है। इसका जो ओरिजिन है वो भी ब्रिटिश एरा से है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक कॉलोनियल लेगेसी है जो अभी तक कंटिन्यूड है ऑल इंडिया सर्विसेज की फॉर्म के अंदर। तो ये एक यूनिटरी फीचर है। और कौन सा फेडरल फीचर हो सकता है, सोचते हैं आइए। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फेडरल फीचर है वो इंडिया के केस में, जो इंडिया के केस में वर्क करता है, वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है विद जुडिशरी। ये बेस्ट एग्जांपल है फेडरल फीचर होने का। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो यूनिटरी के भी हैं इंडिया के केस में और फेडरल के भी हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इज़ इंडिया यूनिटरी और फेडरल, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से। एक टर्म यूज़ होती है इसके अंदर, आई विल यूज़ अ डिफरेंट पेन ओवर हियर, ठीक है। एक टर्म यूज़ होती है क्वाज़ाई फेडरल। इसका मतलब होता है फेडरल के जैसा। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव टर्म है। फिर एक टर्म आती है फेडरल सुई जेनेसिस। इसका मतलब होता है ये अपनी ही तरह का फेडरल है, इंडिया अपनी ही तरह का फेडरल है। देखिए मैं आपको एक बहुत ही यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बोल के ही बताऊँगा कि जब इंडिया बना था तो बहुत सारे रिजर्वेशंस थे जो हमारे लीडर्स थे उनके दिमाग में। एक कंप्लीटली फ्री फेडरल कंट्री बनाना पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे, बिकॉज डिफेक्शन होने के भी चांसेस थे। जो अलगाववाद था वो भी पनप रहा था, कश्मीर के अंदर अलग था, पंजाब में अलग टेंशन थी। तो इन टेंशन्स को देखते हुए कंप्लीटली फेडरल करना पॉसिबल नहीं था इंडिया को। जो इंडियन की जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंटर दिल्ली में बैठती है, उनके ये दिमाग में था कि हम कुछ भी करके हमें इनको अपना बना के रखना है, अपने साथ जोड़ के रखना है, तो बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसी के साथ में कुछ प्रोमिसेस भी पूरे करने थे, ऑफ कोर्स, बिकॉज पंजाब की अलग नीड्स है, हरियाणा की अलग नीड्स है, तमिलनाडु की अलग नीड्स है, कश्मीर की अलग नीड्स हैं। तो इन नीड्स को केटर करने के लिए सेंटर में बैठ के, दिल्ली में बैठ के गवर्नमेंट चलाना इम्पॉसिबल है। तो डेफिनेटली फेडरल बनाना ही पड़ेगा एक तरीके से। तो जो जो इम्पॉर्टेंट, जो डे टू डे फंक्शनिंग के हिसाब से जो पावर्स है, जैसे टैक्स कलेक्शन की पावर है, फिर एजुकेशन है, फार्मिंग है, ये कुछ सब्जेक्ट्स दे दिए। तो अब इससे एक बहुत ही, मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आई। फिर आया लिस्ट सिस्टम आया। इसी को ध्यान में रखते हुए तो इंडिया फेडरल के जैसा है, ऐसा क्यों है। लिस्ट सिस्टम आया, सेंटर की अलग लिस्ट है, स्टेट्स की अलग लिस्ट है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट है। तो इसके अंदर क्या किया गया, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जैसे कि डिफेंस, इसको रखा गया सेंटर की लिस्ट के अंदर। फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो लोकल नीड्स के हिसाब से ही रखे जाने चाहिए, जैसे ये फार्मिंग हो गया, एजुकेशन हो गया। तो एजुकेशन खैर कॉन्करेंट का पार्ट है, बट स्टिल एजुकेशन इसके अंदर नहीं लिख सकते हैं। बट यहाँ पे ठीक है, स्टेट्स के पास में भी लॉ बनाने का राइट है। ओके,
तो ऐसे कुछ पार्ट हो गए। फिर कॉन्करेंट के अंदर भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो जहाँ पे दोनों की पावर्स जो है वो एक जैसी हो जाती है, डिपेंड करता है कि कौन किसकी पावर कब यूज़ करता है। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट ले लिए गए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, तो ये सारे सेंटर के अंदर आ गए। फार्मिंग हो गया, लैंड से रिलेटेड टॉपिक्स हो गए, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, तो ये स्टेट्स के सब्जेक्ट्स हो गए। तो ये किया गया बेस्ट सॉल्यूशन कि भाई इंडिया को फेडरल तो रखो विद लिमिटेड पावर्स। टू स्टेट्स, तो इसे कहा जाने लगा कि इट्स अ फेडरल नेशन इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स सेंटर। थोड़ा सेंटर की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है ताकि एक स्टेबिलिटी बन के रहे। किस लिए? फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ताकि देश में स्टेबिलिटी बनी रहे और शांति बनी रहे, तो इसलिए सेंटर को पावर्स ज़्यादा दी गई कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने ये देखा कि क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं, और ये बेसिक चीज़ हमने अभी देखी कि क्या इंडिया एक फेडरल नेशन है। बिल्कुल फेडरलिज्म इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, बेसिक आइडिया का एक हिस्सा है। हमने स्टेट्स को पावर्स दी है, सेंटर ने स्टेट्स को काफ़ी पावर्स दी है, काफ़ी ऑटोनॉमी दी है। ऑटोनॉमी दी है, पावर से अच्छा वर्ड है यहाँ पे यूज़ करना, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी दी है, और लेकिन ये थोड़ा सा लीनिंग है टुवर्ड्स द यूनिटरी सिस्टम बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द आर। इस समय की ज़रूरत है कि थोड़ी सी ज़्यादा पावर सेंटर के पास में रहे। और दैट्स इट। इस वाले टॉपिक के अंदर हमने अभी तक बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी है, ज़्यादा कुछ नहीं देखा है। हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। फिर हमने देखा कि फेडरलिज्म क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, और हमने यहाँ पे देखा कि क्या इंडिया एक फेडरल नेशन है। डेफिनेटली कम्प्लीटली फेडरल नहीं है। कोई भी देश एक पर्टिकुलर किताब की डेफिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए वैसा नहीं बन सकता, राइट। वो अपनी नीड्स के हिसाब से ही एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करेगा। ओके, तो अभी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं। सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट बाकी है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का। तो ये जब हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे तब देखेंगे इन सारे टॉपिक्स को। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे रैप अप करना चाहूँगा, अदरवाइज इससे ज़्यादा तो रिटेंशन पावर मेरी भी नहीं रहती, आपकी कैसे रहेगी। तो आई होप ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आएगी, और अब जब आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप किताब पढ़ोगे, किताब खोल के, तो ये टॉपिक्स आपको इतने टफ लगेंगे नहीं, बिकॉज वैसे टफ है भी नहीं ये टॉपिक्स, बहुत ईजी टॉपिक्स हैं। इससे रिलेटेड अभी कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो एक बहुत ओपन माइंड रख के अपने आसपास के प्रेजेंट सिस्टम को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, और फिर आप डेफिनेटली क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो अच्छे दे पाएंगे, अच्छे गोले भी भर पाएंगे, और अच्छे सब्जेक्टिव आंसर्स भी लिख पाएंगे। बिकॉज एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच हमेशा हेल्पफुल रहती है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हमेशा हेल्पफुल रहती है। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा कम बोरिंग लगा होगा और समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मोस्ट प्रोबेबली प्रीएम्बल कंप्लीट करेंगे। प्रीएम्बल और जो बेसिक फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो देखेंगे, और फिर हम फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशरी, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ऐसे करते करते हम लगभग पूरी लक्ष्मीकांत कवर करेंगे। कुछ टॉपिक्स डी डी बासु के भी पढ़ेंगे जो भी अच्छे टॉपिक्स होंगे उसके। तो इसके थ्रू ऐसे चलते चलते हम एंड तक पूरा पॉलिटिकल सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और इसके बीच में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस वीडियो के साथ में ही मैं एक क्वेश्चन आंसर्स के 2-3 वीडियोस भी डालूंगा अभी। तो आई होप उन क्वेश्चंस को आप करते रहिए। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैं जैसे जो जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ तो क्वेश्चंस ऐसे डालूँ कि जिन क्वेश्चंस को पढ़ कर के आप के कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएं, राइट। सो या तो फिर मैं यहाँ पे रैप अप करता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास, और पढ़िए इसको, नोट्स बनाइए, किताबें ज़रूर पढ़िए, बिकॉज लेक्चर्स आर नेवर इनफ, राइट। लेक्चर्स देखिए आप, बट किताबें भी पढ़िए तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। वेल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।